आज फिर वैसी ही शाम है। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही हैं और हवा में वही खास गंध घुली हुई है, गीली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की। हर बार जब भी ये गंध आती है, मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे बचपन में घटी थी। एक कहानी जिसने मुझे और मेरे दोस्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ कोई भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि मासूमियत के साये में छिपे एक ऐसे डर की दास्तान है जो आपकी रूह तक कंपा देगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस समय मैं लगभग 9 साल का था। हमारे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान कोठी खरीदी गई थी, जिसे सनशाइन चिल्ड्रन एकेडमी नाम का नया स्कूल बनाया जा रहा था। हम बच्चों के लिए ये एक रोमांचक खबर थी। एक नया स्कूल और खासकर उसका विशाल उपेक्षित बगीचा जो जंगली झाड़ियों, टूटी फूटी मूर्तियों और रहस्यों से भरा पड़ा था। ये सभी चीजें हमें बार बार अपनी ओर खींचती थीं। निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था और बाउंड्री वॉल में कई जगह दरारें थीं जो हमारे लिए छुपने का ठिकाना बन गई थी। वो एक विशेष रूप से उमस भरी बरसाती दोपहर थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हवा में बिजली कड़कने की आहट थी। हम 3 दोस्त, मैं, मेरा जिगरी दोस्त धीरज जो हर साहसिक कार्य में सबसे आगे रहता था, और नीलम जो शर्मीली जरूर थी लेकिन उतनी ही जिज्ञासु भी थी, स्कूल की दीवार की एक दरार से सरक कर अंदर घुस गए। हमारा लक्ष्य था बगीचे के सबसे पिछले हिस्से में स्थित एक टूटी फूटी ईंटों की शेड तक पहुंचना। कहा जाता था कि वो कोठी के पुराने मालिक के समय की थी और उसमें कुछ पुराना सामान पड़ा हो सकता है। शेड के अंदर घुसते ही एक भारी सीलन और धूल की गंध हमारे नथनों में चढ़ गई। सूरज की रोशनी सिर्फ छत के छेदों से छनकर आ रही थी, जिसमें धूल के कण उड़ रहे थे। मकड़ी के मोटे जाले हर कोने में लटके हुए थे। धीरज ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी किरणें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गईं। यार, यहाँ तो सिर्फ कबाड़ पड़ा है, मैंने निराशा से कहा, एक टूटी हुई कुर्सी को पैर से धकेलते हुए। रुको, वो कोने में देखो, धीरज ने अचानक तेज आवाज में कहा। वहां एक टूटे हुए लकड़ी के बक्से के नीचे कुछ चमक रहा था। हम तीनों धीरे धीरे पास गए। धीरज ने बक्सा हटाया और हमने देखा वो एक खिलौना था, या यूं कहें कभी खिलौना रहा होगा। यह एक हाथ से बनी हुई लकड़ी की गुड़िया जैसी चीज थी, लेकिन बुरी तरह से टूटी हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। बाकी बचे आधे चेहरे के हिस्से में केवल आंख की जगह कला खाली गड्ढा बचा था, जो बिना आंख के और भी भयानक लग रहा था। माइनस उसकी दोनों बाहें टूटी हुई थीं, सिर्फ एक कंधे से लटक रही थीं। टांगें लकड़ी के 2 टुकड़ों से बनी थीं, जो धागे से जोड़ी गई लगती थीं, पर अब वे भी ढीली पड़ चुकी थीं। उसके शरीर पर फटे हुए मैले कुचैले कपड़े के टुकड़े लिपटे हुए थे, जो सड़ चुके थे। मगर सबसे अजीब बात थी उसका तापमान। जैसे ही धीरज ने उस गुड़िया को उठाया, वो चौंक कर बोला, अरे वाह, ये तो बर्फ जैसी ठंडी है। ये सुनते ही नीलम पीछे हट गई। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। छी राहुल, ये तो बहुत डरावनी लगती है, फेंक दो इसे, ये अशुभ लग रही है। पर धीरज का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने गुड़िया को अपने चेहरे के पास ले जाकर उसकी खाली आंखों में देखा। अरे नहीं, देखो तो इसकी बची हुई आंख, ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रही हो। कितना मजेदार है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, मगर मेरे मन में ना जाने क्यों एक बेचैनी सी हो रही थी। एक अंदरूनी आवाज कह रही थी कि इस चीज को यहीं छोड़ दो, पर मैंने कुछ नहीं कहा। धीरज ने उस टूटी फूटी गुड़िया को अपनी जेब में रख लिया। इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये मेरी है। उस दिन से बहुत कुछ बदलने लगा। पहला बदलाव धीरज में ही दिखा। अगले दिन वह स्कूल नहीं आया। उसकी माँ ने बताया कि उसे रात में अचानक बहुत तेज बुखार आ गया, जो किसी दवा से उतर ही नहीं रहा था। 2 दिन बाद जब वो स्कूल आया तो वो पहले वाला धीरज नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता था। कक्षा की गतिविधियों में बिल्कुल भाग नहीं लेता। कभी कभी वो खुद से ही फुसफुसाता हुआ दिखता, जैसे हवा में किसी अदृश्य चीज से बातचीत कर रहा हो। जब मैंने उससे पूछा, धीरज क्या हुआ यार, तुम ठीक तो हो, तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखता, जैसे किसी गहरे सपने से अचानक जगा हो। फिर उसकी नजरें अपने बैग की तरफ जाती, जिसमें कॉपी किताबों के साथ अब वो खिलौना भी रहता था, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। वो कहता, हाँ सब ठीक है, बस वो मेरे साथ खेलना चाहती है। इन्हीं सब चीजों में कुछ दिन बीत गए। उसका असर अब धीरे धीरे नीलम पर भी दिखने लगा। नीलम अचानक बहुत चिड़चिड़ी और डरी हुई सी रहने लगी। एक दिन वो जोर जोर से रो रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी बाह उठाकर दिखाई। उस पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी छोटे बच्चे ने जोर से पकड़ा हो। वो रोते हुए बोली, ये सब उसी ने किया है। वो मेरे साथ खेलते खेलते बहुत जोर से हाथ पकड़ती है। नीलम जब ये सभी बातें मुझे बता रही थी
तो उसकी नजरें सीधे धीरज के बैग पर टिकी हुई थीं। वो उस बैग में रहती हैं, नीलम ने कांपती आवाज में कहा। नीलम की बात सुनकर मैं अंदर से बुरी तरह हिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब हम क्या करें। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ने लगे। सबके लक्षण एक जैसे थे, माइनस जैसे अचानक तेज बुखार आ जाता, जो दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा था। मगर उनके व्यवहार में सबसे डरावना बदलाव जो आया था वो था वे सभी बच्चे सामूहिक खेल छोड़कर अकेले बैठने लगे और किसी अदृश्य चीज से बातें करने लगे। कभी कभी वो खाली जगहों की तरफ देखकर मुस्कुराते या हाथ बढ़ाते, जैसे किसी अदृश्य चीज को छू रहे हों या उसके साथ खेल रहे हों। उनके आसपास हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। गर्मी के दिनों में भी। मैं नहीं जानता कि मैं अभी तक कैसे बचा हुआ था। मुझे आज भी नहीं पता कि उस चीज का असर मुझ पर क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब डर मेरे दिल में घर कर चुका था। और एक बात मुझे साफ समझ में आ चुकी थी कि ये सब धीरज की उस गुड़िया के कारण हो रहा है। अब मैं धीरज से दूरी बनाने लगा था। एक दिन जब धीरज क्लास से बाहर था, मैंने हिम्मत जुटाई। मेरी सांसें तेज थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं धीरज की सीट के पास गया और उसके बैग को खोल दिया। बैग के अंदर एक मैले कपड़े में लिपटी हुई वही गुड़िया पड़ी थी। उसकी बची हुई खाली आंख मुझे घूर रही थी। और तभी अचानक एक हल्की फुसफुसाहट मुझे सुनाई दी। वो इतनी धीमी थी कि कुछ ठीक से समझ नहीं आया। और उसके बाद एक झटके के साथ एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छू कर गुजरा। मैं बुरी तरह कांप उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून सूख गया। और तभी मैंने बैग को झटके से बंद किया और क्लास से भाग खड़ा हुआ। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस शाम मैंने अपनी दादी से, जो गांव की पुरानी कहानियों और मान्यताओं की जानकार थीं, हिचकिचाते हुए पूछा, दादी, क्या किसी खिलौने में आत्मा रह सकती है? दादी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उनकी आंखों में चिंता का भाव उतर आया। हाँ बेटा, उन्होंने धीमी गंभीर आवाज में कहा, कभी कभी बहुत दुखी आत्माएं, खासकर बच्चों की, अपने प्यारे खिलौनों या जगहों से चिपकी रह जाती हैं। उनका दुख, उनका अकेलापन, वो उन्हें वहीं बांध देता है। वे खेलने की तड़प से भरी होती हैं। वो तड़प इतनी तीव्र होती है कि वे जीवित बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं ताकि वे हमेशा उनके साथ रहें। तभी बात करते करते उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। वो गंभीर स्वर में बोली, बेटा राहुल, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? मैंने ना में सिर हिला दिया। दादी को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, लेकिन मेरे मन में अब कोई शक नहीं रहा। धीरज, नीलम और वो सारे बच्चे अब धीरे धीरे बीमार हो रहे थे। वो उस भूखी आत्मा के साथ खेलने की भयानक कीमत चुका रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा कि इसका कुछ करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। कल सुबह सबसे पहले मुझे धीरज से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, उस खिलौने को उससे छीन कर नष्ट करना होगा। पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? और क्या उस आत्मा को ये मंजूर होगा? अगली सुबह मैंने धीरज को स्कूल के गेट पर ही रोक लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई थीं और वह चलने में लड़खड़ा रहा था, जैसे उसकी जान सिर्फ एक धागे से बंधी हो। धीरज, इस गुड़िया को फेंक दो। मैंने उसकी बाह पकड़कर हिलाई। ये गुड़िया, इसने नीलम को घायल किया। सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। तुम खुद अपनी हालत देखो, तुम खुद मर रहे हो। मेरी बातों से उसकी आंखों में एक पल के लिए चेतना लौटी। उसने अपना बैग छाती से चिपकाया, जैसे कोई कीमती चीज छुपा रहा हो। पर वो अकेली है राहुल, उसका कोई नहीं है। वो सिर्फ हमारे साथ खेलना चाहती है। उसकी आवाज टूटी हुई थी। तभी उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान लौट आई, और अब हम सब उसके साथ हमेशा खेलेंगे। मैं समझ गया था, माइनस धीरज अब अपने वश में नहीं था। उसी शाम मैंने नीलम को घर से निकाला। वो अब भी कांप रही थी, पर दादी की बातों ने उसमें हिम्मत भर दी थी। हमें इसे खत्म करना होगा नीलम, हमें उस गुड़िया को नष्ट करना होगा। मगर हम ये कैसे करेंगे राहुल? क्या धीरज हमें ये करने देगा? नीलम की आवाज में डर था। फिर मैंने कहा, उसे हम बगीचे में ले चलेंगे। मैं उसे बातों में उलझाऊंगा। तुम्हें मौका देखकर बैग से खिलौना निकालना है, और फिर मैं उसे नष्ट कर दूंगा, जैसे दादी ने कहा था। नीलम ने डरते हुए हाँ कह दिया। हमारी सांसें थमी हुई थीं। शाम ढलते ही हम धीरज को बहलाते फुसलाते उसी पुराने शेड के पास ले आए। हवा में फिर वही बासी लकड़ी और सीलन की गंध थी। पेड़ों की छायाएं लंबी होकर डरावने आकार ले रही थीं। धीरज बेसुध सा एक पत्थर पर बैठ गया। मैंने उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से बातें करना शुरू कर दिया। मैं उससे फालतू की बातें कर रहा था ताकि उसका ध्यान मेरी बातों में लगा रहे। तभी नीलम का हाथ धीरे से धीरज के बैग में घुसा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। नीलम ने जैसे ही गुड़िया को पकड़ा, तभी अचानक धीरज झटके से चौंक गया। उसकी आंखें भयानक गुस्से से चमक उठी। वो खड़ा हुआ और गुड़िया की तरफ लपका, पर नीलम तेजी से पीछे हटी और उसने मेरी तरफ गुड़िया को फेंक दिया। जैसे ही वो ठंडी टूटी हुई गुड़िया मेरी हथेली में आई,
एक बर्फीली सेहरन ने मेरे पूरे बदन को जकड़ लिया। मैं बेहोश होने ही वाला था, तभी नीलम की आवाज मेरे कानों में गूंजी, राहुल जल्दी करो। तब मैंने पूरी ताकत से उस टूटी गुड़िया को जमीन पर पटका। वो 2 टुकड़ों में बट गई, पर वो एक आंख वाला चेहरे का टुकड़ा वो अब भी बरकरार था। वो मुझे घूर रहा था। उस काली आंख के गड्ढे से एक हरे रंग की हल्की सी चमक निकल रही थी, जिसके बाद आसपास की हवा जमने लगी। झाड़ियां बिना हवा के हिंसक होने लगीं। एक बच्ची का रोना हर तरफ गूंज उठा। वो रोना दर्द से भरा था। उसकी आवाज दिमाग फाड़ देने वाली थी। वो चीख चीख कर बोल रही थी, तुम बुरे हो, तुमने मेरे दोस्त छीन लिए, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ये लो राहुल, इस पत्थर से उसके चेहरे पर वार करो। नीलम ने एक भारी पत्थर मेरी तरफ धकेला। मैंने झुककर उसे उठाया। वो गुड़िया अब भी जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंख में मैंने एक छोटी, डरी हुई, रोती हुई लड़की की छवि देखी, जिसके गले में नीला रुमाल था। मुझे माफ कर देना, मैंने उस गुड़िया से कहा और आंखें बंद कर पूरी ताकत से पत्थर उस गुड़िया के चेहरे पर दे मारा। गुड़िया का चेहरा बुरी तरह कुचल चुका था। अब चीखें बिल्कुल थम गई थी। हवा रुक गई। सन्नाटा छा गया। धीरज जमीन पर गिर पड़ा। नीलम भागकर उसके पास गई। कुछ ही पलों में धीरज की आंखें खुली। उनमें वही पुरानी चंचल चमक लौट आई थी। ऐसा लगा जैसे वो एक लंबी नींद से जागा था। अरे यार, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या हुआ था मुझे? धीरज की बातें सुनकर नीलम रो पड़ी। मैं जमीन पर बिखरे गुड़िया के टुकड़ों को देख रहा था। उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर नीले रंग का एक धब्बा था, अचानक बारिश की बूंद से भीग कर काला पड़ गया। वो शायद रुमाल था। हमने सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और बगीचे की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी झाड़ियों के नीचे दबा दिया। दोस्तों, इस बात को कई साल बीत गए, मगर आज भी जब ये ठंडी हवा चलती है तो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। धीरज अब मुंबई में इंजीनियर है। नीलम पीडियाट्रिशियन बन चुकी है। हम जिंदगी में आगे बढ़ गए। उस घटना पर फिर कभी हमने कोई बात नहीं की, पर मैं जानता हूँ वो गई नहीं है। वो अभी भी उस बगीचे में है, किसी नए बच्चे की तलाश में अपना खोया हुआ दोस्त ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।